नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यक्ति। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो राज्यों को उनका विषय माना जाता है, लेकिन एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि क्या व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं। इस पर यदि हम विचार करें तो व्यक्तियों को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के लिए ही नहीं वरन व्यक्तियों के लिए भी अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधि का भाग भी माना जाता है, और यह इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों पर भी लागू हो सकती है। यदि हम चर्चा करें दूसरे महायुद्ध के पहले यानी पूर्व और युद्ध के दिनों में, तो जर्मनी ने यहूदी नागरिकों पर अमानवीय अत्याचार किया था। यहूदियों को शांति काल में भी अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे तथा अपमानजनक बर्ताव एवं अत्याचार सहना पड़ता था। हिटलर का उद्देश्य यहूदी जाति को नेस्तनाबूद कर देना था। यहूदियों को बर्फ के ठंडे जल में डाल दिया जाता था और जब तक सर्दी के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो जाती उन्हें जल से नहीं निकाला जाता था। जहरीली गोली और छूत के भयंकर एवं भिन्न भिन्न प्रकार के कीटाणुओं को यहूदियों के शरीर में प्रवेश कराकर उसको मार डाला जाता था। न्यूरेमबर्ग न्यायालय के सम्मुख जो गवाही आई उससे स्पष्ट है कि स्त्रियों के सिर के बाल उनकी हत्या के पूर्व काट दिए जाते थे और उनकी चटाई बनाई जाती थी। हत्या के बाद दांत में मढ़े हुए सोने को निकालकर रिजर्व बैंक में भेज दिया जाता था। तो गाड़ने के बदले सामूहिक रूप से उन्हें जलाया जाता था और राख को खाद के रूप में काम में लिया जाता था। कभी कभी मृत मनुष्य की चर्बी साबुन बनाने में प्रयुक्त की जाती थी। इस प्रकार 1944 के अंत तक सिर्फ हंगरी में 4 लाख यहूदी मारे गए। इस कार्य का भार हिटलर द्वारा एडोल्फ आइकमैन को दिया गया था और उस नर पशु का अनुमान है कि 60 लाख यहूदी मारे गए, जिनमें लगभग 40 लाख उपरोक्त ढंग से मारे गए थे। तो प्रश्न यहाँ यह उपस्थित होता है कि ऐसे भयंकर अपराध करने के बाद क्या कोई व्यक्ति या अधिकारी ये कह सकता है कि उसने यह कार्य राज्य के निर्देश से किए। यह बहुत समय से एक विवादित विषय भी रहा है कि एक व्यक्ति को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में रखना चाहिए अथवा नहीं, और इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न विधिवेताओं ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के आधार पर दिया है। तो इस विषय को लेकर हम कुछ दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है पारंपरिक दृष्टिकोण। 19वीं शताब्दी के प्रत्यक्षवादियों का मत है कि केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, व्यक्ति नहीं। केवल राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में कुछ अधिकार और कर्तव्य प्राप्त है, व्यक्तियों को नहीं है। इन लोगों का मत है कि एक व्यक्ति के कोई अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य नहीं है। एक व्यक्ति के अपने राज्य में अन्य व्यक्तियों के प्रति तथा अपने राज्य के प्रति कुछ निश्चित अधिकार और कर्तव्य होते हैं। सर फ्रेडरिक स्मिथ का कथन है कि केवल राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त है। ओपनहाइम ने भी ये कहा, क्योंकि राष्ट्रों का कानून मौलिक रूप से राष्ट्रों के लिए ही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से राज्य ही उसके अधीन है और व्यक्ति तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में पदार्थ रूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का निर्माण राज्य ही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वादी प्रतिवादी के रूप में केवल राज्य ही उपस्थित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी केवल राज्य को ही प्राप्त है। सर्बियन ऋण के वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया
कि यह केवल राज्यों के विवाद को ही सुन सकता है। इसलिए परंपरावादी दृष्टिकोण वाले ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय केवल राज्य ही है और ये उन्हीं पर लागू होता है। दूसरा दृष्टिकोण यदि हम देखें तो वो है उग्रवादी दृष्टिकोण। दूसरा संप्रदाय यह प्रतिपादित करता है कि राज्य तो एक काल्पनिक वस्तु है, वास्तव में व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन होते हैं। वेस्टलेक ने यह कहा, राज्य के अधिकार और कर्तव्य वास्तव में उन मनुष्यों के अधिकार और कर्तव्य हैं जिनसे वह राज्य बना है। केल्सन ने भी कहा कि समस्त कानूनों के समान अंतर्राष्ट्रीय विधि भी मानव व्यवहारों का नियमन करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि विधान तो मनुष्यों पर ही लागू होते हैं। व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय नहीं होते, वरन वे उसका ध्येय होते हैं। और स्टोवेल ने सही कहा कि एक राज्य का मुख्य अंग होने के कारण और मानव जन्म लेने के कारण एक व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के समर्थकों की यह बड़ी भारी भूल है कि वे तोते की तरह से इस बात की पुष्टि करते रहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्यों के बीच ही में प्रयोग होती है। तो उग्रवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है और व्यक्तियों पर ही वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि लागू होती है, क्योंकि राज्य तो एक तरह से व्यक्तियों से मिलकर ही बना है और राज्य एक काल्पनिक वस्तु है। राज्य के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति ही वास्तविक अधिकार रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में। तो हमने देखा परंपरावादी दृष्टिकोण अपने विचार रखते हैं, उग्रवादी दृष्टिकोण अपने विचार रखते हैं, और दोनों विचारधाराओं पर यदि हम चर्चा करके यह विचार करें कि सही कौन सा दृष्टिकोण है, तो एक तीसरी विचारधारा भी है जिसके अनुयायी सबसे अधिक संख्या में होते जा रहे हैं। और ये तीसरी विचारधारा है जिसके अनुसार उनकी मान्यता है या वे स्वीकार करते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, किंतु व्यक्ति भी वही स्थान ग्रहण कर सकते हैं जो राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष है। फेनविक ने इस दृष्टि से ये कहा कि व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य न होते हुए भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनेक शाखाओं का संबंध व्यक्तियों से है, जैसे अधिवास, विदेशियों के अधिकार और कर्तव्य, प्रत्यर्पण आदि। यानी इनका ये मानना है कि अधिवास या विदेशों के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निश्चित होते हैं। प्रत्यर्पण जैसी संधि भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है और यह मुख्यतः व्यक्ति के समर्पण से संबंधित होती है। अंतर्राष्ट्रीय पंच अभियोग से भी ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भंग के कार्यों के लिए व्यक्तियों को सीधे रूप में उत्तरदायी बनाया जा सकता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा स्वीकार करके यह प्रदर्शित कर दिया कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है। तो फेनविक ने इस संबंध में ये माना कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि व्यक्ति उस सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन नहीं है जितने राज्य है। यह बात असत्य सी प्रतीत होती है कि व्यक्ति वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है। इसमें संदेह नहीं कि अपने अधिकारों की पूर्ति की आशा यह राज्य से ही रखता है, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ऐसा भी देखने में आया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी संधियां की गई हैं और अब लोगों का ध्यान व्यक्तियों के अधिकारों की ओर जा रहा है और इस बात की ओर अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी ध्यान आकृष्ट हो रहा है।
श्वार्ज़नबर्गर का मत है कि यह बात भ्रम उत्पादक भी प्रतीत होती है कि व्यक्ति जो राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज के आधार हैं को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से केवल एक वस्तु के समान माना जाए, परंतु यह बात देखने में आती है कि अन्य देशों में अपने राज्य के हित के लिए अपने देश में कूटनीतिज्ञ उन राज्यों से अल्पसंख्यक व्यापारिक आदि संधियां करते हैं। इन संधियों का प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों से ही संबंध होता है। तो इनकी परिभाषा का तात्पर्य यह है कि जितनी भी कूटनीतिक संधियां हैं या किसी भी तरह की व्यापारिक संधियां या अन्य प्रकार की संधियां हैं, वो सारी की सारी संधियां किससे संबंधित होती हैं? वे सारी संधियां व्यक्तियों से ही संबंधित होती हैं। इसलिए व्यक्ति केवल वस्तु नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय भी है। और वान विनेन टॉमस का मत यहाँ उल्लेखनीय है, जिन्होंने कहा एक बड़ी भारी बात यह है कि जो जो अंतर्राष्ट्रीय समाज की उन्नति होगी त्यों त्यों व्यक्तिगत हितों की उन्नति होगी। पहले इस बात को राज्य की उन्नति समझा जाता था और अब इसे राज्य के लोगों की उन्नति समझा जाता है। दासता को समाप्त करने वाली दास व्यापार संबंधी, बेगार संबंधी, शरणार्थियों के हित संबंधी जितनी भी संधियां की जाती है, वे इस बात की प्रतीक हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों की अपेक्षा राज्य के लोगों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरह वर्तमान में यदि हम देखें तो न केवल राज्य वरन व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इकाई होते जा रहे हैं। धन्यवाद।